हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी और इंग्लिश शूटर पे। अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल करेंगे आज द हिंदू का। द विशियस साइकिल इसका टाइटल है। आज अपने द हिंदू के एडिटोरियल को नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो एडिटोरियल्स आप देख रहे हो या तो फुल ऑफ डेटा हैं या फिर किसी फॉरेन कंट्री की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो ऐसे दिनों पे अपने कुछ मीनिंगफुल आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जिससे इन्फॉर्मेशन भी मिले, नॉलेज भी ग्रो हो और आप पढ़ना भी सीखें। ये आर्टिकल लिखा गया है भारत के छोटे दुकानदारों की समस्याओं पे, क्यों उनको कैश की हमेशा किल्लत रहती है। शुरू करेंगे इसको। छोटा सा आर्टिकल है, आधे घंटे की क्लास होगी आज की। 5-6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल को पढ़ते हुए इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन दिस क्विज। क्लास के लास्ट में इनका सोल्यूशन मैं आपको पूरा करवाऊंगा डिटेल में। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी अ विशियस साइकिल। देखिए, साइकिल का मतलब होता है चक्र और विशियस का मतलब होता है एबनॉर्मली बैड। ऐसी चीज़ जो बहुत ही बुरी हो। बुरी तो ठीक है, बुरी की भी बुरी होती है ना, उसको बोलते हैं विशियस। आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे विशियस के सिनोनिम्स, जैसे हीनियस है, ड्रेडफुल है, टेरिबल है, अबॉमिनेबल है। सारे वर्ड्स मैं अभी आपको करवा दूंगा। तो बहुत ही बुरी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं विशियस नाम के वर्ड को। कह रहे एक बहुत ही खराब, एक बहुत ही बुरे साइकिल में भारत के छोटे दुकानदार यानी कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स फंसे हुए हैं। हिंदी में विशियस साइकिल के लिए एक वर्ड है हमारे पास, कुचक्र, है ना। कुचक्र, बुरा चक्र, बुरा साइकिल। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स कैंट इवन गेट अ स्मॉल पर्सनल लोन टू टाइड ओवर देयर कैश फ्लो इश्यूज़। कह रहे जी जो हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, देखो एंटरप्रेन्योर्स का मतलब है उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन, और माइक्रो का मतलब है छोटे में भी बहुत छोटा। एक किराना की दुकान वाला है, कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, जो अपनी छोटी मोटी दुकान खोल के पान वान का गल्ला लगा के बैठा है। कह रहे जी ऐसे जो बहुत ही छोटे दुकानदार है ना, वो यहाँ तक कि कैंट इवन गेट, नहीं गेट कर पाते हैं एक स्मॉल पर्सनल लोन को, एक छोटे से पर्सनल लोन को। पर्सनल लोन आप जानते हैं, जैसे आपने 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख कहीं से जो है उधार ले लिया, तो छोटा मोटा पर्सनल लोन भी नहीं ले पाते हैं। अच्छा, क्यों नहीं ले पाते हैं भाई? पर्सनल लोन क्यों चाहिए इनको? टाइड ओवर करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, या अच्छे से मैनेज करने के लिए अपने कैश फ्लोज के इश्यूज़ को, ऐसे इश्यूज़ को जो कैश फ्लो से जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों वर्ड्स मैं आपको समझा देता हूँ। फाइनेंशियल लैंग्वेज में वर्ड्स बहुत यूज़ होंगे। कैश फ्लो का मतलब है कैश कैसे फ्लो करती है। मान लीजिए आप एक छोटे से सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, आप रोज़ 10,000 रुपये की, चलो ये तो ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 1,000 रुपये की सब्जी बाज़ार से लाते हैं और सामने उसको 1,500 रुपये में बेच देते हैं। 500 रुपये बच गए आपके पास। ये आपका कैश फ्लो है। 1,000 रुपये खर्च करूँगा, 1,500 में बेचूंगा, 500 कमाऊँगा। लेकिन मान लीजिए कभी किसी ज़रूरत की वजह से सुबह में आपके पास 1,000 रुपये ही नहीं थे सब्जी लाने के लिए, अगर ले आते तो बेच देते। तो आज आपका कैश फ्लो का इशू खड़ा हो चुका है। भाई काम तो है, धंधा भी है, बिजनेस भी है, लेकिन धंधे में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आज सुबह के लिए 1,000 रुपये की कैश नहीं है, इस वजह से धंधा नहीं कर पाएंगे। तो ये कैश फ्लोज इश्यूज़ के लिए इनको छोटा मोटा पर्सनल लोन भी कोई नहीं देता 10-5 हज़ार का, हमारे देश के माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। अब ये टाइड ओवर नाम की ईडियम पे भी आ जाओ। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्ट पीरियड को मैनेज करना, मुश्किल हालात में डटे रहना। ये ईडियम कैसे बनी है? टाइड का मतलब है तूफान, ओवर का मतलब है ख़त्म हो जाना। जब मछुआरे समंदर के बीच में होते हैं, तूफान आ जाता है, उनके पास कोई चारा नहीं होता, अपनी बोट को रोक करके कैसे भी करके अपने आप को डूबने से बचाते हैं वो। वहीं से इस ईडियम को बनाया गया है कि टाइड ओवर करेंगे, सर्वाइव करेंगे जब तक टाइड ओवर ना हो जाए, मुश्किल वक्त ना गुजर जाए। याद रहेगी ना ईडियम? देखो हर ईडियम के पीछे का लॉजिक है, कुछ कहानी है। मैं कोशिश करता हूँ रट्टे मारने की जगह कहानी आपको बताऊँ। टाइड ओवर, मुश्किल हालात में सर्वाइव करना। अब इस ईडियम को पेपर ओवर नाम की ईडियम से कंफ्यूज नहीं करना है। पेपर ओवर का मतलब क्या होता है? किसी बुरी चीज़ को, खराब चीज़ को लोगों की निगाह से या नॉलेज से बचाना। ईडियम ये बनी कैसे है? मान लीजिए आपने कुछ लिखा हुआ था एक डायरी में, आप लिखते लिखते आपके ऊपर आपका दोस्त आ गया और आपकी डायरी को देखने लगा, तो आप क्या करोगे? अपनी डायरी का पन्ना पलट दोगे, जो लिखा है उसके ऊपर एक पेपर डाल दोगे। आ रही है ना बात समझ में? आपके पास कोई ऐसी चीज़ रखी है जो आप सबको दिखाना नहीं चाहते हो, लेकिन अचानक से कोई आपके पास आ गया, उस चीज़ पर निगाह आ गई उसकी, आपने उसके ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा रख दिया, अखबार रख दिया, न्यूज़पेपर रख दिया। तो पेपर ओवर का मतलब यही होता है, कागज़ रख देना अचानक से किसी चीज़ पे, या फिर किसी चीज़ को, अनप्लेजेंट चीज़ को लोगों की निगाह से बचाना। दोनों इडियम्स आज के क्विज में पूछी गई हैं, याद रखेंगे इनको आप।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल की सारी वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ एक साथ, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें बिना ब्रेक के। एक लाइक और एक शेयर इस क्लास को ज़रूर से देना अगर आपको क्लासेस बेनिफिशियल लगती हैं, ताकि चैनल को रीच मिले यूट्यूब पे। और आगे बढ़ने के साथ ही आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है मॉक टेस्ट। एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट लगाओगे, अपने लेवल को चेक करोगे, एनालाइज करके अपने आप को इम्प्रूव करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मैं आप सभी को रेफ़र करता हूँ टेस्टबुक.com, मेरा पर्सनल फेवरेट है। टेस्ट बुक के अंदर आपको 650 एग्जाम्स का एक सिंगल पास मिलता है 56,000 मॉक टेस्ट का। अब चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, डिफेंस, रेलवेज या स्टेट एग्जाम्स, सिंगल पास 56,000 मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट पास के ऊपर मेगा सेल 2 दिनों के लिए एक्टिव हो गई है, फ़ायदा ले लेना। 11 से 13 दिसंबर के बीच में यूजुअली ये मॉक टेस्ट पास मिलता है आपको 400 रुपये का, अभी मिल रहा है 269 में। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, जाके आप क्लिक करो। 1 ईयर पास आपको दिखाएगा 299 का। इस प्राइस पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं YT10। जैसे इस कोड को लगाते हो प्राइस घट करके हो जाएगा 269। अगर पास की आपको रियल में ज़रूरत थी, दिस इज़ द राइट टाइम, अपने पैसे को सेव करें। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है टेक्स्ट बुक के 1 ईयर पास का। चलो जी, वोकैब शीट है अपनी। कल छोड़ा था बाय नो मीन्स पे, कल का मतलब है लास्ट क्लास में, सैटरडे को। अब आज शुरू करेंगे क्लैमिटी से। क्लैमिटी, अंडरपिन, ऑगरी, टाइड ओवर एंड अबॉमिनेबल, 5 वर्ड्स है अपने पास। क्लैमिटी आपको पता है डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा भी इसको बोल सकते हैं, कैटास्ट्रोफी भी बोल सकते हैं, कैटाक्लिज्म भी बोल सकते हैं। डिवॉस्टेशन इसका एक कॉमन सा सिनोनिम है तबाही का। क्लैमिटी मतलब प्राकृतिक आपदा या तबाही। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल फंड टू डील विद नेचुरल क्लैमिटीज़। सरकार ने एक स्पेशल फंड बनाया है डील विद करने के लिए, निपटने के लिए प्राकृतिक आपदाओं से या उनसे होने वाली तबाही से। अब देखो, ये तो है तबाही यानी डिजास्टर नाउन फॉर्म में। अगर इन वर्ड्स को एडजेक्टिव फॉर्म में बनाया जाए तो उसका मतलब होगा तबाही भरा, तबाही भरा। तो क्लैमिटी से बन जाएगा क्लैमिटस, डिजास्टर से बन जाएगा डिजास्ट्रस, और कैटास्ट्रॉफी से बन जाएगा कैटास्ट्रॉफिक। समझ रहे हो ना, नाउन से एडजेक्टिव बना रहा हूँ मैं। एक होता है सुंदर, एक होता है सुंदरता। सुंदर है एडजेक्टिव, सुंदरता है नाउन। अब ये दोनों अलग वर्ड्स हैं, है ना। वैसे ही एक होता है डिजास्टर यानी तबाही, एक होता है डिजास्ट्रस मतलब तबाही भरा। ये होगा एडजेक्टिव, ये होगा नाउन। तो नाउन से एडजेक्टिव आप इस तरीके से बदल पाएंगे। आज डिजास्ट्रस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है अंडरपिन। अंडर यानी नीचे से, पिन करना, सपोर्ट करना। किसी चीज़ को गिरने से बचाना, किसी चीज़ को नीचे से इस तरीके से सपोर्ट करना कि वो बनी रहे अपनी जगह पे। द लॉयर्स प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गूमेंट्स। लॉयर ने, वकील साहब ने एक गवाह को प्रेजेंट किया ताकि सपोर्ट कर सकें अपनी दलीलों को, अपने आर्गूमेंट्स को। अब अंडरपिन को अंडरगर्ड, कोरोबोरेट, बटरेस, बोल्स्टर और ये सारे फला फला जो वर्ड्स देख रहे हो, इन सब से बताया जाता है। कभी कोई वर्ड आएगा, कभी कोई वर्ड आएगा किसी क्लास में। आज आप बोल्स्टर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, सपोर्ट या प्रमोट करना। अगला वर्ड है ऑगरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑगर एक वर्ब होती है इंग्लिश में। ऑगर का मतलब होता है आगे के संकेत देना। ऑगरी एक नाउन है, इसका मतलब होता है आगे के संकेत या प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी। आ रही बात समझ में। ऑगर भविष्यवाणी करना, ऑगरी यानी कि भविष्यवाणी, नाउन फॉर्म में, वर्ब फॉर्म में। द सेल्स फिगर्स आर अ गुड ऑगरी फॉर अनदर प्रॉफिटेबल ईयर। जो सेल्स के फिगर्स हैं, जो बिक्री के आंकड़े हैं, वो एक अच्छी संकेत देते हैं, भविष्यवाणी करते हैं एक और प्रॉफिटेबल ईयर की, एक और प्रॉफिट भरे साल की। अब इसके सारे सिनोनिम्स हैं, ओमेन, प्रोफेसी, हेरल्ड, फोरटेल, प्रोग्नोसिस, है ना, हार्बिंगर। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। हेरल्ड और हार्बिंगर पे खास ध्यान देना। आज प्रोफेसी नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है। ऑगरी का प्रेडिक्शन का सिनोनिम है। अगला फ्रेजल वर्ब टाइड ओवर, मैंने आपको अभी भी करवाया है। टाइड के ओवर होने का इंतजार करना, सर्वाइव करना मुश्किल वक्त में, जैसे कि मछुआरा करता है तूफान भरे समंदर के बीच। मोस्ट पीपल डोंट हैव सेविंग्स इनफ टू टाइड ओवर अ टफ पीरियड ऑफ 2-3 months विदाउट देयर मंथली सैलरी। ज़्यादातर लोगों के पास इनफ सेविंग्स नहीं होती हैं, पर्याप्त बचत नहीं होती है टाइड ओवर करने के लिए, गुजारने के लिए एक मुश्किल पीरियड को 2-3 महीने का। और कैसे? बिना अपनी सैलरी के। 2 महीने अगर सैलरी नहीं आए तो बहुत लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं ना, इतनी सेविंग्स भी वो नहीं रखते हैं। सर्वाइव, एंड्योर, विथस्टैंड इसके सिनोनिम्स हैं टाइड ओवर के। चलिए लास्ट वर्ड आज का अबोमिनेबल। बहुत ही बुरा हो, एक्सेप्शनली बैड हो, अबोरेंट हो, डिस्कस्टिंग हो, विशियस हो, मैकाब हो। मैकाब एक जो है एडवांस सिनोनिम है बहुत बुरी चीज़ का, मैकाब, है ना, इसका आर साइलेंट होता है। इग्रीजियस, हीनियस सब इसके सिनोनिम्स हैं। आज आप मैकाब नहीं, विशियस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चाइल्ड रेप इज़ द मोस्ट अबॉमिनेबल क्राइम। चाइल्ड रेप जो है सबसे ज़्यादा बुरा क्राइम है, सबसे ज़्यादा घृणा के लायक क्राइम है।
चलिए 5 वर्ड्स इन डिटेल आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें। इस आर्टिकल में एक विशेष साइकिल बताया गया है, एक कुचक्र बताया गया है जिसमें भारत के छोटे दुकानदार फंसे हैं। और ये कुचक्र क्या है? बिजनेस करने के लिए इनको लोन चाहिए होता है ना, तो ये जाते हैं बैंक के पास, और बैंक इनको कभी भी लोन नहीं देता क्योंकि इनके पास पर्याप्त तौर पे कागज़ नहीं होते हैं, और ना ही इनको ज़्यादा समझ होती है कब लोन लेना है कब चुकाना है, तो बैंक वालों को डर लगता है इनको लोन देते हुए। अब देखो, क्योंकि इनको लोन नहीं मिलता है ना, इसी वजह से इनको लोन लेने की समझ आज तक नहीं आई। आ रही है बात समझ में? कुचक्र में फंसे हैं ये। अगर बैंक इनको लोन दे दे, इनको लोन लेने की समझ आ जाए, लोन को चुकाने का तरीका पता लग जाए, तो ये बैंक का लोन भी आसानी से चुका देंगे और फिर बैंक इनको फिर से भी लोन दे देगा। लेकिन बैंक्स इनको लोन देते नहीं है इस डर के मारे कि ये चुकाएंगे नहीं, और इसी वजह से इनको कभी लोन लेना नहीं आया, कभी लोन से हेल्प लेनी नहीं आई। तो ये विशियस साइकिल बताया गया भारत के दुकानदारों का। क्योंकि आज के आर्टिकल में समस्या की जड़ तक जाकर के उसको एनालाइज किया गया है, इसलिए आज की टोन है एनालाइजिंग। अब शुरू कर दें आर्टिकल को। कुछ प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल पे नए आते हैं रोज़ और कमेंट्स में लिखते हैं, सर हमें इंग्लिश को शुरू से कहाँ से शुरू करना है, हमने तो अभी पढ़ना शुरू किया है आपके साथ और ये भी अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो भैया शुरू करोगे आप बेसिक्स से, और बेसिक्स के लिए आपको क्या करना है, चैनल के होम पेज को खोलना है। होम पेज के ऊपर ही आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। देखो ये चैनल का होम पेज है, यूट्यूब में खोलो इसको जाके, एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऊपर ही रखी है, इस पर कर दो क्लिक। 50-55 वीडियो हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश सिखाई गई है लॉजिक के साथ, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जिरेंट क्या होते हैं। तो यहाँ से अपने बेसिक्स को पूरा करो 10 से 15 दिनों में, 20 दिनों में। उसके बाद आर्टिकल्स को रीड करोगे, सब चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। कट ऑफ के लायक नंबर तो इन्हीं 1 महीने के अंदर आप बना सकते हैं, है ना। चलो तो आज ये सब लोग शुरू करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। कह रहे हैं जी, ऑल्दो द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पैंडमिक स्पेयर्ड फ्यू, बट देयर इज नाउ एविडेंस that those in the formal sector faced especially devastating consequences। कह रहे हालांकि, यानी कि ऑल्दो इवन दो या दो, तीनों का मतलब होता है हालांकि। कह रहे हालांकि जो आर्थिक प्रभाव थे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट थे, और किसके, इस महामारी के, कोविड-19 के, पैंडमिक के। कह रहा इन्होंने स्पेयर किया, इन्होंने छोड़ा। स्पेयर करना मतलब किसी को छोड़ना। कह रहा इन्होंने छोड़ा किसी को भी नहीं, फ्यू को। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, नेगेटिव क्वांटिटी है। तो कह रहा है हालांकि आर्थिक प्रभावों ने इस महामारी के ऑफ द पैंडमिक, इन्होंने छोड़ा किसी को भी नहीं, या ना के बराबर ही किसी को। कह रहा है बट लेकिन एक एविडेंस हमारे पास है, सबूत हमारे पास है, देयर इज़ नाउ एविडेंस। और क्या सबूत आया हमारे पास, दैट वो ये कि वो लोग जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, फॉर्मल सेक्टर का पार्ट नहीं है, उन्होंने फेस किया, उन्होंने सामना किया, खास तौर पे स्पेशली बहुत ही तबाही भरे कॉन्सिक्वेंसेस को, बहुत ही डिवास्टेटिंग परिणामों को। आगे बात समझ में? तो सबको पता है कि पैंडेमिक से कोई अछूता नहीं रहा, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे नौकरी वाला हो। लेकिन अब एविडेंस हमें ये मिली है, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं ना, जो छोटा मोटा काम करते हैं, छोटी मोटी दुकान चलाते हैं, इनको सबसे ज़्यादा बुरे प्रभावों को सहना पड़ा इस पैंडेमिक के। स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस की। ऑल्दो आपका इम्पैक्ट आपका सब्जेक्ट है, स्पेयर्ड इसकी वर्ब है। स्पेयर करना मतलब किसी को छोड़ देना। आ रही बात समझ में? छोड़ देने का मतलब समझते हो ना, किसी को नुकसान करने से छोड़ देना। जैसे 2 लोग थे, 3 लोग थे, आपको डाकुओं ने पकड़ लिया, 2 को तो डाकुओं ने जम के पीटा, आपको छोड़ दिया, तो आप बोल सकते हो दे स्पेयर्ड मी। स्पेयर का मतलब ये होता है किसी को एग्जेम्प्ट या एक्सक्यूज कर देना, है ना। एविडेंस की वर्ब है इज, दोज की वर्ब है फेस्ड। डिवास्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव, कैलामिटस, याद है ना, कैटास्ट्रॉफिक, तबाही भरे, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में करवा दिए थे। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजा, परिणाम। रिजल्ट बोल दो, रेमिफिकेशन बोल दो, रेपरकशन बोल दो, ये दोनों एडवांस सिनोनिम है परिणाम के, ठीक है। आउटकम और रिजल्ट कॉमन सिनोनिम्स है। अब देखो इसमें 2 चीज़ें फंसी हुई है सेंटेंस में, एक तो एरर है और एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। पहले मैं सभी लोगों को चैलेंज करूंगा जिन्होंने ये बेसिक्स की प्लेलिस्ट पूरी कर ली है, कौन सी एरर इसमें आपको पकड़ में आई, बता सकते हो ढूंढ के? चलो कोशिश पहले कर लो आप। एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको इतनी देर में करवा देता हूँ, ठीक है। एरर वाला कॉन्सेप्ट तो अलग ही है। चलो ग्रामर का कॉन्सेप्ट कौन सा है? देखो ये जो एविडेंस वर्ड है ना, इसको देख करके ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है एविडेंस का कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनको देख के लगता है कि वो काउंटेबल हैं, वो 1, 2, 3 या 1000 या 5000 हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो नाउन्स अनकाउंटेबल हैं। उनको ना प्लूरल बनाया जा सकता है, ना कभी काउंट किया जा सकता है। उनकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, चाहे वो कितने भी काउंटेबल आपको लगते हों। जैसे मशीनरी है,
आपको लगता होगा एक मशीनरी, दो मशीनरी, तीन मशीनरी, लेकिन ये मशीनरी का मतलब होता है सारी मशीनों का समूह किसी भी एरिया के, किसी भी फैक्ट्री के अंदर। वैसे इक्विपमेंट का मतलब होता है सारे उपकरणों को एक साथ अब बोलते हैं इक्विपमेंट, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। एविडेंस का मतलब होता है जितनी भी गवाहियां हैं, सब गवाहियों, सब सबूतों के ग्रुप को बोलते हैं एविडेंस। लेजिस्लेशन का मतलब होता है किसी मुद्दे पे बने हुए सारे कानूनों के स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेजिस्लेशन, काउंट नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सब के ग्रुप को बोलेंगे सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जितने भी, समझ गए ना, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में जो भी चीज़ें हैं उन सब के ग्रुप को बोलते हैं हार्डवेयर। ब्रेड एक मटेरियल है, ब्रेड को अगर आप गिनोगे तो उसको स्लाइस में गिनोगे, ब्रेड का एक टुकड़ा, ब्रेड का दो टुकड़ा, ब्रेड को नहीं गिन सकते हो, ब्रेड तो एक चीज़ का नाम है। वैसे ही कागज़ भी एक चीज़ है, एडवाइस भी सभी आपकी सलाहों के ग्रुप को बोलते हैं, न्यूज़ को भी काउंट नहीं कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी सारी इन्फॉर्मेशन, सारे पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन के ग्रुप को बोलेंगे। वैसे ही ज्वेलरी और फर्नीचर। बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट, कुछ लोग नए हैं तो आप सीख पाएँ। अब देखेंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। सेवरल एविडेंसेस हैव प्रूव्ड हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। बहुत सारी एविडेंसेस ने, बहुत सारे सबूतों ने प्रूव कर दिया है, साबित कर दिया है उसकी भागीदारी को, इन्वॉल्वमेंट को गुनाह में, क्राइम में। सेंटेंस हिंदी में बिल्कुल ठीक है। मान लो 5 प्रूफ मिले तो 5 एविडेंसेस हो गई ना, सब ने प्रूव कर दिया। लेकिन एविडेंस वर्ड जो है वो सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि एविडेंस का मतलब होता है जितने भी प्रूफ हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं एविडेंस, बिना एस के। तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे मुझे इस एस को यहाँ से निकालना पड़ेगा, इस एस को यहाँ से निकालना पड़ेगा। लेकिन सेवरल लगा हुआ है साथ में, सेवरल के साथ में जो है एविडेंस नहीं लिख सकते, अनकाउंटेबल नाउन नहीं आता सेवरल के साथ में। मैनी, सेवरल, इनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आते हैं। तो एविडेंस को प्लूरल बनाना पड़ेगा, इसके लिए आप लगाएंगे इसके आगे पीसीज ऑफ। बस इतना कर दोगे, सेंटेंस रेडी। सेवरल पीसीज ऑफ एविडेंस हैव प्रूव्ड हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम। वैसे ही द लोकल कंप्यूटर शॉप्स ऑफन सेल पायरेटेड वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर्स। लोकल शॉप्स जो हैं अक्सर बेचती हैं पायरेटेड वर्जन को माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर्स की। प्लूरल नहीं बन सकता, आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे जो है सॉफ्टवेयर। और मान लीजिए आप कई सारे प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लिखने से आपको मीनिंग नहीं आ रहा है, तो अगर इसको प्लूरल ही रखना है तो आप क्या लिखें, सेवरल पायरेटेड वर्जन्स ऑफ पीसीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, पीसीज ऑफ ऐड कर दो, उस चीज़ को आप प्लूरल बना देंगे। वैसे ही द कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू अपग्रेड 5 ऑफ इट्स मशीनरीज दिस ईयर। कंपनी ने डिसाइड कर दिया है कि वो अपग्रेड करेगी अपनी 5 मशीनों को इस साल। मशीन्स नहीं है, मशीनरी लिखा गया है, इस केस में आप मशीनरी को सिंगुलर रखेंगे, इसके आगे का एस निकाल दो और आप यहाँ पे 5 के साथ में लिखेंगे 5 पीसीज ऑफ इट्स, ठीक है, 5 पीसीज ऑफ इट्स मशीनरी दिस ईयर। बस पीसीज ऑफ लगा दो, सेंटेंस आपका रेडी बन जाएगा। चलो लास्ट सेंटेंस आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ। द स्टूडेंट्स डिडंट पे हीड टू ऑल एडवाइसेस ऑफ द प्रोफेसर। स्टूडेंट ने पे हीड नहीं किया, पे हीड करने का मतलब है ध्यान देना। स्टूडेंट ने ध्यान नहीं दिया, स्टूडेंट्स ने सारी एडवाइसेस पे, सारी सलाहों पे जो उनको मिली थी प्रोफेसर से। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है, इस सेंटेंस को सही करना है, कमेंट में डालो जिसको आता है, कोशिश करो, आता नहीं आता चलो वहाँ हो जाएगा सही है ना, एक बार कोशिश करो सभी लोग। बढ़ेंगे आगे, ये कॉन्सेप्ट आज आपके क्विज में भी पूछा जाएगा। डालना लास्ट वाले सेंटेंस को सही करके। चलो अब एरर कहाँ है, एरर भी आपको बता देते हैं। एरर ये है कि दो, ऑल दो और इवन दो के साथ में या तो कोमा लगाना है या येट लगाना है। येट और कोमा के अलावा अगर आप बट वट लगाते हो तो वो गलत हो जाता है। इस केस में लगाओगे ना बट, ऑल दो आ गया शुरू में, अब ये बट गलत है, टेक्निकली इस बट को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये एरर मैंने जानबूझ के डाली है, द हिंदू ने नहीं की थी, मैंने ऐड की है। जैसे एक सेंटेंस है, दो शी वॉज माई फ्रेंड बट शी डिडंट हेल्प मी व्हेन आई नीड इट। हालांकि वो मेरी दोस्त थी लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की जब मुझे मदद की ज़रूरत थी। ये बट यहाँ पे गलत है, बट को निकाल दो। दो आ गया ना, दो, ऑल दो, इवन दो के साथ में बट की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही ऑल दो द एक्टर इज़ क्वाइट ओल्ड बट हिज एक्टिंग स्किल्स एंड एनर्जी आर इनक्रेडिबल। हालांकि एक्टर जो है बहुत बूढ़ा है, क्वाइट एजिड है, लेकिन उसकी एक्टिंग स्किल्स और एनर्जी जो है भरोसे के बाहर है, इनक्रेडिबल है, बहुत ही शानदार है। जिस पे भरोसा ना आए वो इनक्रेडिबल होता है। अगेन दो, इवन दो, ऑल दो के साथ में बट नहीं आता, इसको निकाल दो। सवाल ये आएगा सर कोमा और येट में से क्या लगाया जाए। देखो यहाँ पे कोमा लगा के भी छोड़ सकते हो और चाहो तो इसके बाद में येट भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। आपका एग्जामिनर कभी इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं देगा। प्रीफर किसको किया जाता है, पहले की इंग्लिश में येट को प्रीफर किया जाता था विद कोमा, आजकल की इंग्लिश में
कॉमा लगा के दो ऑल्दो इवन दो को छोड़ दिया जाता है। दोनों ही सही हैं, अलग अलग राइटर अलग अलग वक्त के अलग अलग फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलो, तो ये बट जो लगा है ना सर, यही गलती थी यहाँ पे जो आपको पकड़नी थी। अब आगे बढ़ जाओ, छोटा सा आर्टिकल और बचा है। कह रहा है जी अ की रीज़न वॉज द चैलेंज ऑफ रेजिंग कैपिटल। कह रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कारण था इनके डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस का, वो था वो चैलेंज, वो था वो चुनौती जो थी रेज करने की कैपिटल को। कैपिटल का मतलब है पूंजी और रेज का मतलब है कहीं से लाना या जमा करना। तो पूंजी नहीं ला पा रहे थे ये लोग, ये समस्या इनके सामने सबसे बड़ी थी। रीजन की वर्ब है वॉस, कैपिटल आप समझ गए ना, पूंजी। कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है, लेकिन यहाँ कैपिटल का मतलब है पूंजी। एक ही वर्ड एक से ज़्यादा काम भी कर सकता है। कह रहे जी इंडियाज़ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम इज़ इनहॉस्पिटेबल टू इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। कह रहे हैं इंडिया का जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, देखिए क्रेडिट सिस्टम मतलब बैंकिंग सिस्टम जिससे आपको मिलता है उधार, बैंक से मिलता है ना लोन, क्रेडिट सिस्टम ही है वो। और फॉर्मल का मतलब है औपचारिक। कह रहे भारत के जो औपचारिक बैंकों का जो सिस्टम है, कह रहे वो बहुत ही इनहॉस्पिटेबल है। हॉस्पिटेबल वो चीज़ होती है जो आपको अच्छे से ट्रीट करे, इनहॉस्पिटेबल वो चीज़ है जो आपको अच्छे से ट्रीट ना करती हो। तो कह रहे ये सिस्टम अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, वेलकम नहीं करता है हमारे इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को, दिहाड़ी मजदूरों को, और साथ ही साथ हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे मोटे दुकानदारों को। अब देखो कैसे नहीं करता है, आगे वो बात बताई गई है। दे कैन नॉट इवन गेट अ स्मॉल पर्सनल लोन टू टाइड ओवर कैश फ्लोज इश्यूज इन देयर बिजनेस। कह रहे वो लोग यहाँ तक कि एक छोटा सा पर्सनल लोन भी नहीं ले पाते हैं 10-5 हज़ार रुपये का, ताकि वो गुजारा कर सकें, सर्वाइव कर सकें किसी कैश फ्लो के इश्यू को अपने बिजनेसेस में, अपने धंधों में। और क्यों नहीं कर पाते हैं ये, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे लैक द पेपर्स एंड द कोलैटरल यूजली रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन टू द फॉर्मल क्रेडिट मार्केट। कह रहे क्योंकि ये जो लोग हैं ना, छोटे लोग जिनके छोटे बिजनेसेस हैं, छोटी नौकरियां हैं, जिनके पास पैसा कम है, कह रहे ये कम पैसे वाले लोग जो हैं इनके पास तो कागज़ भी नहीं होते हैं, दे लैक पेपर्स, और ना ही इनके पास कोलेट्रल होता है। कोलेट्रल का मतलब होता है लोन लेने के लिए दी जाने वाली गारंटी, दुकान के कागज़, मकान के कागज़, गहने जेवर। तो कह रहा है ना तो इनके पास प्रॉपर कागजात होते हैं, ना इनके पास कोई गहने जेवर, कोई ज़मीन के कागजात होते हैं जो अक्सर रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है। और किसके लिए? एडमिट होने के लिए, एक हिस्सा बनने के लिए, भर्ती होने के लिए फॉर्मल क्रेडिट मार्केट में बैंक्स के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। आगे बात समझ में? बैंक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न मांगेगा, आपके ज़मीन के कागजात आपसे रखवाएगा, फिर आपको 1-2 लाख रुपए दे देगा। इन बेचारों को 5-10 हज़ार रुपये चाहिए होते हैं, ना कोई कागज़ होता है इनके पास, ना कोई गारंटी देने की सामान होता है। सेंटेंस लंबा है लेकिन बहुत आसान है। सिस्टम की वर्ब है इज, दे की वर्ब है कैन नॉट गेट। दे आया है इनफॉर्म जो है समझ गए ना, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के लिए, और इसकी वर्ब है लैक। लैक का मतलब है आपके पास किसी चीज़ की कमी होना, किसी चीज़ का आपके पास ना होना। चलो, कोलेट्रल एक वन वर्ड है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी जो प्लेज की जाती है, जो रखी जाती है एक लोन को लेने के लिए। 2 लाख का लोन ले लो, अपने मकान के जायदाद के कागज जो है बैंक को दे दो, जब लोन चुकाओगे तो वापस ले लेना। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोलेट्रल, एक वन वर्ड है, याद रखें इसको। टाइड ओवर ऑलरेडी आपको करवा दिया है, मुश्किल वक्त से गुजरना। इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है बहुत ही अनवेलकमिंग या हार्श हो, जो सही बर्ताव, हॉस्पिटैलिटी आपको ना दिखाए। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी वाई शुड इट बी सो, ऐसा क्यों हो, वाई शुड इट बी सो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन आ रहा है, शुरू हो रहा है WH वर्ड से, वाई से, एडवर्ब ऑफ रीजन से। हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले रखा गया है और इन्वर्जन करवाया गया है। बस यही तो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले रख दो, मेन वर्ब को बाद में रखा रहने दो, और उसके पहले रखना चाहो तो कोई एडवर्ब ऑफ रीजन लगा दो, एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा दो, वाई, वेयर, व्हाट, शुड, है ना, हाउ। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब यहाँ पे आपको बताएगा इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि जी बैंकर्स वुड से द वर्किंग पुअर आर नॉट गुड क्रेडिट रिस्क्स एंड लैक द बिहेवियर एंड एप्टीट्यूड एसोसिएटेड विद सक्सेसफुल रिपेमेंट आउटकम्स। कह रहे बैंकर से अगर पूछो तो बैंक वाले ये कहते हैं, ये ऐसा कहेंगे, वुड से, कि जो वर्किंग पुअर है ना, अब ये वर्किंग पुअर कौन है? ऐसे लोग जो दिन रात काम करते हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं, छोटे दुकानदार। कह रहे जी बैंकर कहते हैं कि जो छोटे दुकानदार हैं या छोटे दिहाड़ी मजदूर हैं, इनके ये गुड क्रेडिट रिस्क नहीं है। इनको क्रेडिट दिया जाए तो रिस्क जो है वो अच्छा नहीं होता, खराब ही होता है।
इनको लोन देना बैंक के लिए हमेशा घाटे का सौदा होता है, बिकॉज दे आर बैड क्रेडिट रिस्क। और कह रहा है ये लोग लैक करते हैं, इनके पास नहीं होता है और क्या, वो बिहेवियर, वो चीज़ों को लेकर के एटीट्यूड, और वो एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपकी क्षमताएं, आपकी दिमागी और शारीरिक क्षमताएं, वैसे दिमागी क्षमताओं के लिए यूज़ करते हैं। तो ना तो इनके कोई बर्ताव करने का तरीका होता है इनको, ना इनके पास दिमागी क्षमताएं होती हैं जो जुड़ी हुई होती हैं, एसोसिएटेड विद होती हैं सक्सेसफुल रिपेमेंट आउटकम से। रिपेमेंट करना मतलब लोन को चुकाना, आउटकम का मतलब है नतीजा, सक्सेसफुल मतलब कामयाब तौर पे। तो इन लोगों को समझ ही नहीं आता है कि लोन चुका देंगे तो उससे ज़्यादा फायदा है, लोन को लेके भागेंगे तो उससे कम फायदा है। बैंकर का ऐसा कहना होता है। आ रही है ना बात समझ में? कुछ हद तक ये बात सही भी है। बैंकर्स की वर्ब है वुड से, वर्किंग पुअर की वर्ब है आर, दूसरी वर्ब है लैक। देखो आपको और मुझको जो जॉब कर रहे हैं या जॉब करने वाले हैं या थोड़ा बहुत कमाते हैं, हमें अपने क्रेडिट रिस्क के बारे में बहुत कुछ देखना पड़ता है ना। हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है, कल को होम लोन लेंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जो छोटे दुकानदार होते हैं 5,000 का लोन लेते हैं और उसके बाद उसको चुकाते ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि चुकाने के बाद इस लोन को मैं और बड़ा कर पाऊंगा, कल को मुझे 50,000 का भी लोन मिलेगा। तो ये एप्टीट्यूड, ये दिमागी क्षमताएं इन लोगों के पास नहीं होती, ऐसा बैंकर्स का कहना होता है। चलिए, वर्किंग पूरा आपने देख लिया ना। एप्टीट्यूड मतलब टैलेंट या कैपेबिलिटी, आपकी दिमागी क्षमताएं। कह रहे जी अनफॉर्चुनेटली दिस बिकम्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। कह रहे जी अनफॉर्चुनेट बात ये है, दुर्भाग्यवश ये जो बात बैंक वाले करते हैं यही बन जाती है एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, एक ऐसी प्रोफेसी, एक ऐसी भविष्यवाणी जो इनको खुद को ही फुलफिल करती है, बैंक वालों को ही अपने अंदर से संतुष्टि की भावना ला करके देती है। सेल्फ फुलफिलिंग मतलब खुद को आत्मसंतुष्टि देना। दिस की होगा बिकम्स, कहने का मतलब क्या है, ये अपने आप को दिलासा देते हैं बैंक वाले ऐसा बोल के, ये बात उतनी सच नहीं है। अब आगे बढ़ो। प्रोफेसी आपने देख लिया, प्रोग्नोसिस, प्रेडिक्शन किसी चीज़ के लिए, आगे की भविष्यवाणी है, संकेत। कह रहा है अनेबल टू बोरो द वर्किंग पुअर कैन नॉट एस्टैब्लिश अ क्रेडिट हिस्ट्री और लर्न हाउ टू मैनेज देयर डेट्स एंड इन्वेस्ट द लोन इन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स। कह रहे जब इनको बोरो करने को कुछ मिलता ही नहीं है, बोरो मतलब उधार लेना, अनेबल को मतलब असक्षम। कह रहे जब ये असक्षम होते हैं उधार लेने में, तो ये जो वर्किंग पुअर है, छोटे दुकानदार हैं, ये इस्टेब्लिश कर ही नहीं पाते हैं, बना ही नहीं पाते हैं अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को, और ना ही ये सीख पाते हैं कि ये कैसे मैनेज करें, और किसको, अपने कर्ज को, अपने डेट को, और कैसे निवेश करें, कैसे इन्वेस्ट करें अपने कर्ज वाले लोन को, लोन के पैसे को प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स में, ऐसे खर्चों में जिससे कुछ प्रोडक्शन हो, जिससे इनका बिजनेस आगे बढ़े। और वही कह रहा है दैट वुड बोस्टर देयर अर्निंग्स एंड अलाउ देम टू मेक देयर EMI पेमेंट्स और टाइम। कह रहे ये वही खर्चे होंगे जो बोल्स्टर करेंगे, अंडरपिन करेंगे, सपोर्ट करेंगे उनकी जो है अर्निंग्स को, उनकी कमाई को, और अलाउ भी करेंगे, इनको इजाज़त भी देंगे इन लोगों को कि वो मेक करें अपनी EMI की पेमेंट को, लोन की किस्त को सही वक्त पे ऑन टाइम। तो कभी लोन मिल नहीं पाया तो ये चीज़ें कभी सीख ही नहीं पाए कि लोन लेकर के क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं, लोन को वक्त पे चुकाएं, आगे और बड़ा लोन लें, अपने लोन को सही जगह लगाएं, उससे और कमाई करें, अपने लोन का पैसा चुकाएं, है ना। तो ये विशियस साइकिल है। वर्किंग पुअर की वो होगी कैन नॉट इस्टेब्लिश, दूसरी वो होगी लर्न, दे कैन नॉट इस्टेब्लिश एंड दे कैन नॉट लर्न। दैट आया है एक्सपेंडिचर्स के लिए, दैट की वर्ब है वुड बोल्स्टर एंड वुड अलाउ। समझ गए ना, बोल्स्टर का मतलब है सपोर्ट या प्रमोट करना, किसी चीज़ को अंडरपिन, अंडरगर्ड, कोरबोरेट करना। चलो अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, करवा दूंगे आपको, 1-2 सेंटेंस और रह गए, इसको कर लो, फिर ग्रामर कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ। कूल कॉन्सेप्ट है वो वाला भी। आगे कह रहा है जी दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मल क्रेडिट इकॉनमी। कह रहे इस वजह से छोटे दुकानदार बेचारे एक्सक्लूड हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं फॉर्मल क्रेडिट इकॉनमी से, औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से। आगे बात समझ में। दे की वो है एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड का मतलब है बाहर निकालना, इसका बिल्कुल उल्टा होता है इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड का मतलब है शामिल कर लेना, अंदर ले लेना। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे यहाँ पे, प्रिक्लूड का क्या मीनिंग होता है? अपनी इस वाली जो है शीट में वर्ड अच्छे से हो चुका है, प्रिक्लूड। ठीक है, तो एक्सक्लूड, इंक्लूड तो बता दिया मैंने आपको। एक्सक्लूड का मतलब है शामिल ना करना, इंक्लूड का मतलब है शामिल कर लेना। प्रिक्लूड वर्ड का क्या मीनिंग होता है, जिनको याद हो कमेंट्स में डालना, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है प्रिक्लूड। कह रहा है जी लास्ट में बैंक्स लूज ऑन पोटेंशियली गुड कस्टमर्स एंड द इकोनॉमी इज डिनाइड देयर एंटरप्रेन्योर एनर्जीज। कह रहा है अंत में बैंक लूज ऑन करते हैं,
लूज ऑन करना मतलब किसी जगह नुकसान खाना। बैंक जो है नुकसान खाते हैं ऐसे पोटेंशली अच्छे कस्टमर्स पे। सभी खराब नहीं है छोटे रेडी वाले, बहुत ऐसे भी हैं जो पैसा चुकाएंगे बैंकों को, तो ये कस्टमर्स को बैंक जो है खो देते हैं। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, उसको डिनाई किया जाता है, उसको मना किया जाता है, उसको पाने नहीं दिया जाता है इन लोगों की ऑन्टरप्रेन्योरियल एनर्जीज़ को। जो उद्यमी एनर्जीज इन लोगों में है, जो देश के भला करने में ये अपना योगदान दे सकते हैं। आगे बात समझ में। बैंक्स की वर्ब है लूज ऑन करना मतलब किसी जगह नुकसान खाना। इकोनॉमी की वर्ब है डिनाई, डिनाई का मतलब है किसी चीज़ को कोई मना कर देना। चलो रैप अप करेंगे इस सेशन को। अब इस पे आपको ग्रामर के वोकैब के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लो फटाफट से। यहाँ लिखा हुआ है अलाउ देम टू मेक। अलाउ और परमिट दोनों का मतलब होता है इंग्लिश में इजाज़त देना, और वैसे ही एक और वर्ड इंग्लिश में लेट, उसका मतलब भी होता है इजाज़त देना। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है? देखो अलाउ परमिट तो एक ही बात है, ज़्यादा कुछ फ़र्क इन दोनों में है नहीं। लेट जो है ना, लेट, इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को इस्तेमाल किया जाए बेयर इन्फिनेटिव को। अलाउ परमिट के बाद में टू इन्फिनेटिव, लेट के बाद में बेस फॉर्म। बस ये फ़र्क है इनकी स्ट्रक्चर में, बाकी मीनिंग में ये जो वर्ब्स हैं ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, लेट वर्ब जो है इसकी V1 V2 V3 सेम रहती है, एंड लेट वर्ब का पैसिव नहीं बनाया जा सकता। तो अगर किसी सेंटेंस में अलाउ का पैसिव बनाना है या लेट का पैसिव बनाना है तो याद रखें लेट को अलाउ या परमिट में चेंज कर देना होगा। क्वेश्चन बनाता हूँ एग्जाम में कैसे बनते हैं, ऐसे बनेंगे। द गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ अनवैक्सीनेटेड पीपल टू ट्रैवल। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी बिना वैक्सीन लगे लोगों को, अनवैक्सीनेटेड पीपल को ट्रैवल करने को, टू ट्रैवल। अलाउ के बाद में क्या लिखा हुआ है? टू ट्रैवल। जिस भी आदमी को जो अलाउ करोगे टू इन्फिनेटिव के साथ में लिखोगे। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर लेट बना के लिखा जाए, द गवर्नमेंट विल नॉट लेट अनवैक्सीनेटेड पीपल टू ट्रैवल, अब ये सेंटेंस गलत है। क्या करना है हमें? यहाँ टू को निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि लेट अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म को लेता है। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? इतना ही है। वैसे ही द प्रोफेसर हैज़ परमिटेड अस टू सबमिट द असाइनमेंट विद अ डिले। प्रोफेसर ने हमें परमिट किया है कि असाइनमेंट को एक डिले के साथ हम सबमिट कर सकते हैं, देरी से भी सबमिट कर सकते हैं। परमिट के बाद में टू सबमिट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर लेट लगाना हो, समझ गए, लेट अस सबमिट द असाइनमेंट विद अ डिले, टू यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा, अगर मैं इस सेंटेंस का पैसिव बनाना चाहूँ तो इसका तो बन जाएगा पॉसिबल है, पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं लेट वाले सेंटेंस का पैसिव बनाना चाहूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल। लेट वाले सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए मुझे लेट को चेंज कर देना पड़ेगा अलाउ में, और फिर उसका पैसिव बनाना पड़ेगा उसी तरीके से। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, आज के क्विज में आएगा। कई बार हो चुका है रिपीट, जो लोग नए हैं वही नया देख रहे हैं, बाकी सबका तो रिवीजन हो रहा है। फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। पहली चीज़ पूछ रहा है कि इस पैसेज के हिसाब से मूल समस्या क्या है, रूट कोज क्या है इस कुचक्कर के पीछे जो इन्वॉल्व करता है वर्किंग पुअर को, गरीब लोगों को। क्या मूल कोज है भाई? रूट कोज क्या है? द वर्किंग पुअर लैक कोलेटरल फॉर टेकिंग लोन्स। इन वर्किंग पुअर के पास में कोई गारंटी नहीं होती है लोन लेने के लिए। वर्किंग पुअर ऑफन डिफॉल्ट ऑन देयर ईएमआईज। ये वर्किंग पुअर हमेशा डिफ़ॉल्ट करते हैं, अक्सर नहीं देते हैं अपनी ईएमआई को। डिफ़ॉल्ट करना मतलब वक्त पे किसी काम को पूरा ना करना। अपनी ईएमआई नहीं देते हैं, किस्त नहीं देते हैं। वर्किंग पुअर लैक फाइनेंशियल एप्टीट्यूड। वर्किंग पुअर को फाइनेंशियल एप्टीट्यूड नहीं है इनके पास, फाइनेंशियल जो है चीज़ों को समझने की क्षमता इनके दिमाग में नहीं है, या फिर उनका एक्सक्लूजन हुआ है फॉर्मल क्रेडिट इकोनॉमी से, औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से इनको बाहर निकाल के रखा गया है। रूट कॉज क्या है? देखो रूट कॉज ये सब नहीं है, रूट कॉज है डी। आप फॉर्मल सिस्टम का पार्ट नहीं बना रहे हो ना, इसीलिए इन लोगों को कुछ आता नहीं है। कुछ आता है या नहीं आता है बाद में सेकेंडरी समस्या है। आप फॉर्मल सिस्टम का पार्ट बनाओ, ये डिफ़ॉल्ट करना भी बंद कर देंगे, फाइनेंशियल एप्टीट्यूड भी आ जाएगा इनको, और अपनी कोलेटरल भी बना लेंगे आगे से बड़ा लोन लेने के लिए। आ रही ना बात समझ में? तो आर्टिकल को पढ़ोगे तो लास्ट सेकंड पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंसेस में समस्या को आपके सामने रखा गया है। डी आंसर बनेगा। सेकंड में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द प्राइमरी चैलेंज बिफोर दोज वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर आफ्टर द पैंडेमिक। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है सबसे मुख्य चैलेंज को, सबसे बड़ी चुनौती को, और कब? ये उन लोगों के सामने जो वर्क कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में पैंडेमिक के बाद। तो सबसे बड़ी समस्या इन लोगों की क्या है पैंडेमिक के आने के बाद में? इनके बिजनेस मार्जिन कम हो गए हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, इनकी ईएमआई जो है बढ़ गई है इन्फ्लेशन की वजह से, या इनको डे टू डे ऑपरेशन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा जो है जुटा नहीं पा रहे हैं, रेज नहीं कर पा रहे हैं। शुरू में बताया गया
सबसे बड़ी समस्या ही इनकी ये है कि ये रेज नहीं कर पाते हैं। की चैलेंज है रेज करना जो है वर्किंग कैपिटल को, है ना। आया ना वर्किंग कैपिटल 2-3 जगह, तो वर्किंग कैपिटल होती है आपकी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जरूरी आने वाला पैसा। तो सी आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा। बाकी कोई भी चीज़ सीधे सीधे नहीं लिखी गई है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई या इनके बिजनेस मार्जिन कम हो गए। बिजनेस मार्जिन का मतलब भी होता है प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, कितना रुपए का सामान लाए और कितने में बेचा, बीच में मार्जिन ही आपका प्रॉफिट है, आपका बिजनेस मार्जिन है। चलो थर्ड में आपसे वन वर्ड पूछा है, वो गारंटीज जो प्लेज की जाती हैं लोन को लेने के लिए। आराम से इसका रिप्लाई आप कर सकते हैं, आई थिंक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ में पूछा है टाइड ओवर और पेपर ओवर ईडियम्स के बीच में क्या फ़र्क है। दोनों ही आपको करवा दी गई हैं, आंसर लिखो इनके कमेंट सेक्शन में। 5वें और 6वें में 2 एरर्स मिलेंगी आपको, एक सेंटेंस दिया गया है। एरर्स कहाँ मिलेंगी आप खुद ढूंढोगे, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ एरर से जुड़ी हुई। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड के आसपास, दूसरी एरर मिलेगी इस वर्ड के आसपास। अब ढूंढ लो, कमेंट सेक्शन में आंसर डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट में पिन कमेंट में जाके चेक करो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना सेशन को, ताकि अपना चैनल अपना परिवार आगे भी लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का, जिस भी कोर्स की नीड हो आप जाकर के ऐप पे उसको बेनिफिट ले सकते हैं उसका। कोर्सेज में स्पून फिटिंग नहीं मिलेगी, सारी प्रैक्टिस मैं आपसे करवाऊंगा। मेरा काम होता है गाइड करना, ना कि कुछ परोस के देना थाली में। तो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स कोर्सेज में वेलकम है, खूब मेहनत का मौका आपको मिलेगा। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, ये नंबर है टीम का, व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।